So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. In our previous episodes of this podcast series, we have been bringing eminent personalities from various walks of life who have lived a life less ordinary and whose service to the nation has been exemplary. They have illuminated the path and have been the guiding light to us and to the youth in the times to come. Our today's guest is a very special guest. इनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. He has had a really decorated military career. ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आते हैं और अपने 3 दशक से ज्यादा इन्होंने अपना कार्यकाल आर्मी में देश की सेवा करी है. इसके अलावा सर के पास मल्टीपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं. टू बी प्रिसाइज, ही हैज 6 post graduate degrees. He served in more than 70 countries. He has, post his retirement from the uh, illustrious career in the army, sir happens to join the Himachal Pradesh Public Service Commission as the chairman, जहां पे उन्होंने अपने कमीशन की कार्यशैली को परिवर्तन करने में, एक अच्छे तरफ ले जाने में अपना योगदान दिया. और since he comes from the Devbhoomi Himachal Pradesh, he has this special love for his homeland. And in this today's episode, we will try to understand and learn from sir his vivid experiences and the wealth of knowledge that he has. So, welcome to the podcast, sir. Thank you, Navjot. Thanks a lot for giving me an audience, and definitely it'll be a pleasure to share my experiences with you, the youth of this country, as well as the citizens. We have come a long way, और हमारी जो एक जर्नी रही है एक खुली किताब की तरह है, और उस किताब से जो भी कोई कुछ सीख सकता है, जिसको कुछ मदद मिल सकती है, हम हमेशा आगे रहते हैं. धन्यवाद. Sir, it is obviously an honor and a privilege. And as I generally do, I mostly start my podcast with a beautiful quote. And since so you are a proud son of the soil, so a beautiful couplet for the in your honor. जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं. वो जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. तो सर एक जीता जागता सर एक एग्जाम्पल है जो देश प्रेम की जो भावना हमारे जो यूथ के अंदर आज होनी चाहिए. और तो सर, लेट्स टर्न द क्लॉक बैक. आई मीन, आई वुड लाइक यू टू शेयर about your family, about your childhood experience. What chiseled you in such a leader that you are today, sir? So it would be an honor, sir. Yeah, Navjot, I would like to say that मैं जब 9 साल का था तो अपनी पढ़ाई के लिए मिलिट्री स्कूल बेलगांव, जो आजकल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहते हैं, आरएमएस कहते हैं, उस समय हमारे उनको किंग जॉर्ज स्कूल बोला जाता था या मिलिट्री स्कूल कहा जाता था. तो बेलगाम कर्नाटका में मैं चला गया और वहाँ से 7 साल की पढ़ाई करके, तब +2 नहीं होता था, 11th स्टैंडर्ड होती थी हायर सेकेंडरी में, तो करके हम वापस आए, एनडीए का एग्ज़ाम दिया. और ये होता था कि जो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं तो इसके बाद जो है सिर्फ एक ही विकल्प, एक ही संकल्प कि सेना में जाना है और सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है. आपको ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिलिट्री स्कूल में हमें एक गोदरेज की एक कबर्ड मिलती थी, एक अलमीरा मिलता था. उस अलमीरा की खूबी ये थी, उसके पीछे हम पेंट से अपना नाम सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह राणा लिख कर लेते थे. और मेरे पहले वाले जिनको भी वो कबर्ड मिली थी, उन्होंने अपना नाम एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट लिखा था. आज सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट के रैंक से एंटर करते हैं. लेकिन वो जज्बा, वो जुनून सेना में जाने का होता था. तो वहां से निकले, फिर एक और जुनून चढ़ा कि नहीं, सेना में नहीं, डॉक्टर बनना है. तो डॉक्टर बनने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था. और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं सेना में एज सेकंड लेफ्टिनेंट गया. 20 पंजाब मेरी पहली पलटन रही, और पहली पोस्टिंग फाजिलका पंजाब में रही मेरी.
Right. और उसके बाद 16 साल बीस पंजाब में रहने के बाद मुझे एक नई बटालियन खड़ा करने का मौका मिला, 15 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। तो वो Right, तो sir. मेरी एक सेना का ये है, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। बाकी परिवार में सब हम पालमपुर से आते हैं। पालमपुर में एक छोटा सा गांव है भट्टू समूला, और Okay. मेरा परिवार वहीं पर ही तकरीबन पिछले 8-9 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। मेरे परिवार में वाइफ है, शी इज़ अ होम मेकर, और बेटा मेरा न्यूजीलैंड में है। ही इज़ डन मास्टर्स इन हाईवे इंजीनियरिंग और वहीं पर काम कर रहा है। एंड माय डॉटर लॉ, शी इज़ साइकोलॉजिकल काउंसलर, तो वो काउंसलिंग करती है। अभी रिसेंटली अबाउट अ ईयर बैक वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रैंडसन, तो वो भी Oh, हमारी फैमिली में एक congratulations. नई ये आई है। और बिटिया मेरी जो है उससे छोटी है, एंड शी इज डन अ मास्टर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम लंदन। एंड Right, sir. उसकी शादी जो है एक गुजराती फैमिली में मुंबई में हुई है। तो ये छोटा Right. सा मेरा परिवार है। दिस इज वेयर आई बिलोंग टू, एंड आई थिंक आई मस्ट मेंशन हियर that I may be one of the very rare generals who have been, who were born in a village and who have come back to a village after retirement. तो ये मेरी Oh, right, sir. एक ये है कि सोसाइटी से वापस आया हूँ। Yes, sir, absolutely. As you mentioned, sir, that you happened to join the school in Belgaum. So, a little fact here that Mahatma Gandhi chaired only session of the Indian National Congress in 1924. That was in Belgaum only. So, that happens to be a similarity here. Yes. So, sir, I forgot to mention the one of the most important things. So, Major General Dharamveer Singh Rana, sir, he is a very, very decorated military veteran. He happens to have three commendations, three decorations from the President of India, the first citizen. He's Ati Vishisht Seva Medal, and Vishisht Seva Medal. So, sir, we are honored and privileged for your services to the nation, sir. Sir, Thank you, if Manoj. we want to, right, sir, right. Sir. So, if you were to tell something about Palampur, the special ecology, the culture, and the economic opportunities that the youth have there in Palampur. Navjot, I must tell you that this is a beautiful country. बहुत सुंदर हमारा प्रदेश है। और हम आपने सुना होगा कांगड़ा वैली के अंदर ये पालमपुर सिचुएटेड है। और Right, sir. एक तरफ धौलाधार है जिसके ऊपर पूरा आज भी बाहर मैं आपको दिखा पाता तो बर्फ से पूरा लदा लदा हुआ है। और दूसरी तरफ खड्डे हैं, और हमारी जो कूल होती है जहाँ से पानी चलता है, और खेती बाड़ी होती है। बहुत सुंदर प्रदेश है। Right, अ, sir. अगर आप देखें तो यहाँ पर हर प्रजाति के पशु पक्षी और इकोलॉजी जितना भी है सब कुछ मिलता है। इस धरती की, जो पालमपुर की धरती की जो एक सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ से हमारे परमवीर चक्र धन सिंह Captain थापा, Vikram Batra. उसके बाद विक्रम बत्रा, और Right, sir. ऐसे अशोक वालिया, महावीर चक्र और अशोक चक्र जैसे यहाँ पर हमारे जो प्रदेश से, हमारे पालमपुर से, तो ये वीरों की धरती भी है। और हर 1 किलोमीटर पे आपको अच्छे मंदिर मिलेंगे। तो लोगों में धार्मिक भावनाएं बहुत है, और खास करके हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं यहाँ पर। और Right, sir. लोगों की अलग अलग आस्थाएं हैं। बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ पर जो भी आना चाहे, मैं सबको कहूँगा कि एक बार जरूर हमारे पालमपुर में आइए। Sir, I happened to visit there once, and it has such a beautiful, beautiful topography. We have beer billing around side there, tea gardens, lovely place. So through this platform, I would also invite all the people who are listening to this podcast that do visit Palampur and enjoy the natural beauty out there. So, sir, I mean, particularly if we talk about Himachal Pradesh, it is a very, very beautiful, very, very gifted place. So, what do you think are the challenges that currently the entire state? We recently had floods also, lot of loss of life and property happened. So, what do you think is the way forward? वो जो समन्वय हम बना सकते हैं, development,
साथ में और नेचर के बीच में जो संतुलन सर हम किस तरह से आगे बढ़, बिकॉज सर डेवलपमेंट तो होगी ही और यही रास्ता आगे, पीछे मुड़ने का तो रास्ता नहीं है, बट फिर भी किस तरह से हम अपने प्रकृति के और अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करते हुए अपनी डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे चले। तो आप सर इस पे क्या आपका ओपिनियन है सर? देखिए नवजोत, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल में हम बहुत धनी हैं। प्राकृतिक जो संपदा है हमारी, ये जो धरोहर है, यहाँ पर हम जो रहते हैं, एक तरफ तो बहुत ऊंची शिवालिक से लेके आप ग्रेटर हिमालयन की रेंजेस हैं, और फिर मिड हिमालयन रेंजेस हैं, फिर प्लेन्स हैं, और आप ऊना तक चले जाएं तो वहाँ पर ये है। लेकिन इतनी खूबसूरत प्रदेश में रहते हुए भी आज हमारे प्रदेश में इकोनॉमिक क्राइसिस है। यहाँ पर हर महीने मैं कहता हूँ कि अगर प्रदेश को चलाना है तो कोई भी चीफ मिनिस्टर है, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या आज की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं लोन लेकर ही गुजारा होता है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी इतनी प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर, उस चीज को आज तक किसी ने पहचाना नहीं। और पहचाना नहीं तो उसका नुकसान आज हिमाचल का युवा झेल रहा है, क्योंकि यहाँ टूरिज्म का अभाव है। टूरिज्म में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम कितनी भी डींगे मार लें कि शिमला में इतने टूरिस्ट आ गए, मनाली में इतने टूरिस्ट आ गए, या धर्मशाला में मैक्लोडगंज में इतने टूरिस्ट आ गए, लेकिन टूरिस्ट यहाँ का जो है वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। एक मिसाल दूं आपको मैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट है, उसके वो आता है तो प्रदेश की सरकार को पैसा मिलता है, कोई रेवेन्यू मिलता है। लेकिन आज के दिन में भी अगर आधिकारिक तौर पर जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, उनसे आप ये लीजिए तो फॉरेन टूरिस्ट का स्टे हिमाचल में सिर्फ 1.5 नाइट्स है। 1.5 रात यहाँ पर एवरेज फॉरेन टूरिस्ट रहता है। इतनी सुंदर जगह होने के बाद आज इतनी मैं कहता हूँ कि इतनी सुंदरता के बावजूद हम लोग जो हैं टूरिज्म मैप पे इंडिया के कहीं नहीं है। तो ये मेरा बहुत बड़ा ये रहेगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, आपसे भी आज बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और लोगों से बात कर रहा हूँ कि हिमाचल को अगर हमने आगे खुशहाल देखना है, हर घर में नौकरी देखनी है, तो हर घर में अगर खुशहाली देखनी है तो टूरिज्म को लाना पड़ेगा। और टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो तीन है। पहली तो कनेक्टिविटी। आज हमारा एक एयरपोर्ट है कांगड़ा में, आप देखेंगे पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि उसका जो विस्तारीकरण होना है, उसको बड़ा होना है, ताकि यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें। राइट सर। और आज पीक सीजन में 26,000 23,000 दिल्ली से धर्मशाला की टिकट होती है, तो कौन अफोर्ड कर सकता है? 4 लेन की हम देखें तो अभी तक कई सालों से 4 लेन का काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है। रेल कनेक्टिविटी पठानकोट तक है, पठानकोट के आगे एक हमारी नैरो गेज रेल चलती है, उसको मैं हेरिटेज राइट कहता हूँ, हेरिटेज ट्रेन है वो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो राइट सर। हमें कनेक्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी, और अच्छे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पर अच्छे होटल्स बनाने पड़ेंगे। आज हम होम स्टे की बात करते हैं, होम स्टे में अच्छा टूरिस्ट नहीं आता है। और तीसरी बात जो है, हमें कहीं ना कहीं अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने पड़ेंगे। अगर मैक्लोडगंज है तो मैक्लोडगंज को डीकंजेस्ट करके और इसके तकरीबन 25, 30, 40 किलोमीटर के बीच में और टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी। उसी तरह से शिमला में, उसी तरीके से मनाली में। और इसकी बहुत, मैं ये कहता हूँ कि आज जरूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसी बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो कि ओवरलुक हो रहे हैं। इतनी सुंदर यहाँ पर झीलें हैं, इतने सुंदर यहाँ पर डैम है, और उनकी जो बीच में पानी है, अभी मैं रिसेंटली पोंग डैम में गया था, राइट सर। इतना नीला पानी है उसका। लेकिन वहां पर टूरिज्म के नाम पर एक बोट खड़ी थी बस। क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है इन जगहों को खोल सकती है टूरिस्ट के लिए? और अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे
तभी टूरिज्म डेवलप होगा, और प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तभी लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। छोटा सा प्रदेश है, इसके अंदर 70 लाख की आबादी में हमारे पास तकरीबन 1 लाख गवर्नमेंट के की नौकरियां हैं, और बाकी युवा कहाँ जाएंगे? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हर कोई यहाँ से बस निकलना चाहता है। तो इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लाकर बच्चों को यहीं पर नौकरियां मिले, यहीं पर उनका रोजगार मिले, उसका हमें प्रबंध करना पड़ेगा। सर मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बिकॉज जैसे मैं जम्मू से आता हूँ सर, तो वहाँ पे भी सिमिलर प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। कश्मीर का तो टूरिज्म पोटेंशियल एक्सप्लॉइट हुआ है, बट जम्मू में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे लट्टी दूना वैली है, किश्तवाड़, भद्रवाह, तो वहाँ की भी टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। तो इसी तरह से सर आप क्या समझते हैं, जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को आना है हिमाचल के डिफरेंट एरियाज में, जो डीकंजेस्ट करने की आपने बात की, तो ये सरकार के जहन में ये बातें नहीं आती हैं? अगर आती हैं तो वो इसके ऊपर चैलेंजेस क्या हैं सर, बॉटलनेक्स क्या हैं, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में वो कदम नहीं उठा पा रहे? देखिए, जो भी आपने डेवलपमेंट करनी है, तो डेवलपमेंट करने के लिए पहले तो एक विजनरी लीडरशिप चाहिए हमें, जो कि दूरदृष्टि रखती है। आज हम देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद सरकारें हमारी यहाँ बदली होती हैं। एक बार बीजेपी आती है, अगली बार कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है। और क्या हो रहा है कि जो पिछली सरकार कर रही है, अगली सरकार आती तो उसको रद्द कर देती है और अपने नए काम शुरू करते हैं। तो हम एक हम्म। तरह से हम बोले कि हम जहां पर हैं वहीं कदम ताल कर रहे ओके। हैं, आगे नहीं चल पा रहे हैं, आगे नहीं चल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक दूरदृष्टि के साथ में यहाँ पर कोई लीडरशिप आए, एक विजनरी रोड मैप बनाए कि अगले 20 साल में हमने इस प्रदेश ने ये करना है। और वो काम तब तक नहीं होगा, तब तक जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम सिर्फ एक जगह पर ही अपने कदम ताल करते रहेंगे और किसी का भला नहीं। विजनरी लीडरशिप की बहुत बड़ी जरूरत है इस प्रदेश में, वो नहीं है। राइट सर, राइट। सो जो यूथ है आजकल हम देख रहे हैं हर जगह ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ रही है, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो। हिमाचल का आंकड़ा तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन क्या ड्रग की प्रॉब्लम वहां पे भी है? और यूथ जो डिसइल्यूजन हो गया है, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है सर, और जो किताबें पढ़ने का जो रुझान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम यूथ को, हिमाचल के और पूरे देश के भी यूथ को क्या संदेश दे सकते हैं कि वो किस तरह से एक बैलेंस बनाए इन चीजों में, ताकि जैसे सरकारी नौकरियों के पीछे भी लोग भागते हैं, तो सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं, तो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमें कल्चर डेवलप करें एक देश, क्योंकि अल्टीमेटली तो द आइडिया इज टू बी जॉब गिवर्स रादर देन जॉब टेकर्स। सो इस डायरेक्शन में सर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मेरा सुझाव काफी पिछले, जब से मैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन था, तो तकरीबन 12 से 13 लाख बच्चों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन करा रखी। और जॉब्स कितने निकलते थे पूरे साल में? 800, 900, ज्यादा हो गए तो 1000। तो कहाँ 12 लाख और कहाँ 1000? हाल तभी सुधर सकता है जब हम यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी खूबी है, खास करके एग्रीकल्चर में, हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर में हमारा काम होता है, 45 से 50% जो हमारा अर्निंग है वो एग्रीकल्चर से होता है। उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने में ध्यान देना होगा। राइट सर, और राइट। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, जैसे आपने ड्रग्स की बात की, या बाकी जो गलत दिशा में हमारे यूथ जा रहे हैं, क्यों? सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि हमने बाहर भी देखा, कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, हर बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। 7 to 8%, मैक्सिमम 10% बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। उसके बाद लड़के जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपना कोई ना कोई काम करते हैं। मेरा सरकार को सुझाव रहा है, शुरू से मैं बोलता आया हूं, कि आप जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईटीआईज जिसको हम कहते हैं, यहाँ राइट पर सर। तकरीबन
3 से 400 से 500 ITIs हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। मैं सरकार को सुझाव रहा है कि इसको गवर्नमेंट के कब्जे से बाहर निकालिए इसको। ITIs का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप प्राइवेट प्लेयर्स को दीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दीजिए। आपके राइट, अपना ये राइट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, अपने इंस्ट्रक्टर लाइए यहाँ पर और हमारे यूथ को ट्रेनिंग दीजिए, और ये ट्रेनिंग के बाद यही यूथ जो है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एब्जॉर्ब कीजिए इसको। एक राइट। तो वो मसला हो सकता है, इसलिए ये कह रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर कि आप ITIs को, प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बुलाइए। उनको कौन खुश नहीं होगा कि उसको बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर 30-40 कनाल में बिल्डिंग्स बनी हुई है, हॉस्टल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। उनको दो, उनको बोलो कि आप चलाइए इनको, आप लीज मनी हमें दीजिए, बाकी आप चलाइए, और हमारे यूथ को लीजिए और उनको ट्रेन करके अपने इसमें अब्जॉर्व करिए। दूसरा, जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वहां पर 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई होती है। वो इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मेरा सुझाव ये रहा है कि राइट सर। वहां उनको स्कूल के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। यूटिलाइज किया जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? जिसके अंदर कि आप मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मेसन, जो आप समझते हैं, जो काम डेली काम करके बच्चा कमा सकता है। देखिए, एक छोटी सी दुकान यहाँ मरंडा जगह है, वहां पर मैं बात कर रहा था मोबाइल रिपेयरिंग में। बोलता सर मैं शाम को जो है तकरीबन 1800 से 2000 रुपए कमा के चला जाता। देखिए, तो यही अगर ट्रेनिंग एक बच्चे को स्कूल के बाद जो करना चाहते हैं उनको सिखाइए, और सीखने के बाद उनको, जैसे आप कहते हैं कि सॉफ्ट लोन देकर या उनको एक प्रोत्साहन दे के लिए उनका जो राइट। टूल किट है उनको फ्री दे दी जाए, वो अपना काम खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे? ड्रग्स का चलन कहाँ हो रहा है? क्योंकि हर बच्चा 12वीं के बाद बोलता मैं कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है मतलब आप जो भी कॉलेज आपने ज्वाइन किया, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में दे देगा। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो बोलता है मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूँगा, मैं मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करूंगा, कंप्यूटर रिपेयरिंग नहीं करूंगा, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है, मुझे नौकरी चाहिए कहीं कुर्सी पे बैठकर, और वाइट कॉलर जॉब चाहिए मुझे। वो नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो सड़क पे अपने यारी दोस्ती के साथ बैठता है और अपना दुख शेयर करता है। फिर डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन के बाद ड्रग्स आते हैं, और ड्रग्स के बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज आती है। राइट। तो ये एक चेन बनी हुई है। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को वोकेशनल स्किल देने होंगे, ताकि जैसे आपने कहा अपने एंटरप्रेन्योरशिप करे, अपना जो कोई स्टार्टअप खोले, अपना कोई भी छोटा भी खोले, लेकिन उसको खोले। दूसरी बात, जो प्रदेश की सरकार है वो खास करके हमारी, जो मैंने कहा, जो हमारी धरोहर है, यहाँ पर इतने सारी नदियां बह रही हैं। इन नदियों से पूरा पंजाब इरिगेटेड हो गया, हरियाणा इरिगेटेड हो गया, राजस्थान भी 80% की 78% इरिगेटेड हो गया। लेकिन हमारा प्रदेश कहाँ पर है? आज इरिगेशन की फैसिलिटी सिर्फ 9% भूमि हमारी इरिगेटेड है। आप ये, ओके। मैं आपके आधिकारिक तौर पे बता रहा हूँ। और बाकी 9% भूमि जो जहाँ खेती होती है, वो रेन ऊपर फेड। मेघ रेन बरसते हैं फेड। तो फिर खेती होती है, रेन फेड। रेन फेड। तो ये कहीं ना कहीं हमें इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, और वहां पर एग्रीकल्चर को लाना पड़ेगा, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लाएंगे, राइट। जिसके अंदर की जैसे कि वेजिटेबल फ्रीज ड्राइंग प्लांट्स हैं। आप वेजिटेबल जो है, खास करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल यहाँ पैदा करिए। हर्बल प्लांट्स हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा उगते हैं, तो उनको मार्केट करिए। सरकार को आना पड़ेगा इसके अंदर। और एक जो खास करके, जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर पोटैटो, आलू और एक बासमती धान होता था, आज सब छोड़ गए यहाँ। क्योंकि ना तो जंगली पशुओं के ऊपर कोई कंट्रोल है सरकार का, और ना आवारा पशुओं के ऊपर कंट्रोल है। तो आप किस तरीके से किसान को चाहेंगे कि वो खेती करे? एक रात में 100 पशु आते हैं और सब उजाड़ कर जाते हैं, तो ऐसे नहीं। सरकार को सोचना पड़ेगा बहुत तरीके से। सर, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम भी कहाँ पे बहुत आ रही है? इज इट पॉलिसी पैरालिसिस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या यूथ आजकल थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, व्हाइट कॉलर जॉब ही करना चाह रहा है, जो फार्मिंग की तरफ, क्या हम फार्मिंग में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे अभी एक अरोमा मिशन लेके आए थे लेवेंडर फार्मिंग का,
डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से कुछ अगर हिमाचल की सरकार या केंद्र की सरकार उस तरह से कोई मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लेके आए, ताकि लोगों को उसका एक टारगेटेड अप्रोच में फायदा भी मिले और एक जागरूकता भी पैदा हो। तो इस दिशा में मतलब क्या आप सोचते हैं सर? नवजोत, ऐसा है कि सरकार पॉलिसीज तो बहुत लाती है, बहुत पॉलिसीज लाती है। कहीं ना कहीं डिलीवरी में प्रॉब्लम है। वो जो पॉलिसी, खास करके सब्सिडाइज कोई इनके ये है कि ये आप खोलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि रिवर फिश का यहाँ पर बहुत बड़ा एक हब बन सकता है हिमाचल में। मंडी से लेके कोटला तक, पठानकोट से पहले हम रिवर फिश के एक सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन सकते हैं। लेकिन आज हिमाचल की कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो 0.0004% ऑफ द नेशनल प्रोड्यूस है रिवर फिश। ओके। केरला हमसे कितना आगे है, बाकी कितने आगे हैं। तो ये ऐसी चीजों को ओवरलुक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो कमी है। देखिए, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि अ, मत्स्य संपदा योजना, फिश मत्स्य संपदा। को प्रमोट, फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। यस सर। और पूरे मैं यहाँ पर पालमपुर में देखूं, इतनी खड्डाएं हैं, इतना कुछ है। ले दे के 3 फिश फार्म्स है, वो भी प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं। क्यों ना ये हर गांव में सोसाइटीज बना के यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और फिशरीज को प्रमोट किया जाए। तो क्या प्रॉब्लम है कि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन उस पॉलिसी को जो सरकारी तंत्र है वो जन जन तक, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है कि मैं क्या ले सकता हूं सरकार से, तो वो डिमांड नहीं करता है। अगर वो डिमांड नहीं करता तो डिलीवरी नहीं होती है, और वो फंड बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो ये नहीं कि सरकार नहीं चाह रही है, बट सरकार अगर चाह रही है तो उन्हें, मैं पहले भी सुझाव दे चुका हूं कि टास्क फोर्स बनाकर जन जन तक उसको पहुंचाया जाए कि आपकी ये सुविधा सरकार दे रही है, इसकी डिमांड करो, ताकि उसकी डिलीवरी हो और लोग जो है उसके अंदर फायदा उठाए। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर देखिए फूल उगा रहे हैं। कौन सा फूल यहाँ नहीं होता है मेरी एरिया में, पालमपुर में? आप जो फूल की बात करें, लिलियम की बात करें, ग्लैड्स की बात करें, आप कार्नेशन की बात करें, हर फूल यहाँ वो होता है, क्योंकि यहाँ वातावरण ऐसा है। लेकिन चंद एक प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं उस अपने फ्लावर का ग्रोइंग का लार्ज एक स्केल एक पे। सरकार एक लेके लार्ज स्केल पे लेके आए और यहाँ से एक्सपोर्ट करे उसको। तो बातें ये है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्प्लीमेंटेशन की जो जरूरत है, वो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। सरकार आई पॉलिसीज थिंक बहुत एक लाती है यहाँ पर। विजनरी लीडरशिप के साथ साथ आई थिंक यूथ को भी अगर आगे, यूथ और जो एनजीओज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो भी कुछ प्रेशर सरकार पे भी डालें और ओवरऑल एक नेटवर्क बने ताकि जागरूकता पैदा हो, तभी इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, और सही है। ये जो हम जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जैसे जो हमारे हिल स्टेशंस हैं वहां पे अभी फ्लड्स जैसे आए थे, तो उसको हम थोड़ा सा करने के लिए, जैसे रिवर फ्रंट पे जो फ्लड प्लेन होता है वहां पे भी एंक्रोचमेंट हो जाती है, तो वहां पे रेगुलेशन की कमी है सर, या किस तरह से, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो उसको मतलब नेचर के जो स्लोप एंगल्स होते हैं रोड कटिंग में, उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, या किस तरह से हम एक वो चीज को कैसे सर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जितना भी फ्लड्स का नुकसान हुआ, नुकसान जो है, जो चाहे पंडो था या धर्मपुर था, जो रिवर के साथ में जो बड़े बड़े टाउनशिप्स आ गए, बिल्कुल रिवर बेड के साथ में। हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है, जो रिवर है उसके आसपास की जमीन में हम कहते हैं हार। हार, HAAR, हार होता है। हार क्या होता है? उसमें हार में आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर हैं, और लोगों ने उन्हीं जमीनों के बीच में घर बना लिए, होटल्स बन गए यहाँ वही। पर। तो राइट सर। वो क्या हुआ है कि हार क्या था? हार वो था कि किसी टाइम पर बफर बफर मिल वो जाता था नदी एक। जो है इतनी स्वेल हुई है कि मतलब 20-20, 40-40 टन के पत्थर जो हैं वो बिखरे हैं। तो जितना बिखराव है उस नदी का, वो हार कहते हैं उसको।
उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो बंद होनी चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरी बात, आज के दिन में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरता देख रहे हैं। आपने देखा होगा हिमाचल में कुसुम्पटी में गिरी, राइट। हमारे भी यहाँ पर कांगड़ा में भी। क्या कारण है? कारण ये है कि अनचेक्ड आर्किटेक्चर। यहाँ पर ये मैं खुले तौर पर नहीं बोलूंगा कि किसकी क्या मिली भगत है, लेकिन धड़ाधड़ परमिशन दी जा रही हैं। और जिस बिल्डिंग के ऊपर एक मंजिल खड़ी होनी थी, उसके ऊपर चार चार मंजिल खड़ी कर दी गई। और जब वो नीचे धरती गीली होती है तो फिर वो बिल्डिंग सारी नीचे आती है। ये भी नुकसान हुआ। तो एक आर्किटेक्चर में भी प्रॉब्लम है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, खास करके मेसनरी जो लोग काम करते हैं बिल्डिंग में, और उनमें भी प्रॉब्लम है कि आज यहाँ पर हिमाचल में मैक्सिमम, मैं किसी कौम की बात नहीं करूंगा, बाहर का जो मजदूर है वो यहाँ पर भरा हुआ है। जैसे पंजाब में भी आपने देखा होगा, JNK में भी। और वो मजदूर जो है वहां पर थोड़ा बहुत कुछ सीखा था उसने अपने प्रदेश में, और यहाँ पर वो जो है सबसे बड़ा मेसन बन गया है। हम्म। उनको पूरी, जिस तरीके से एक बिल्डिंग की एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, मजबूती कैसे आए, उसकी नॉलेज नहीं। ना तो नॉलेज करवाने नहीं। वाले को है, ना करने वाले को है। तो फिर क्या है, अल्टीमेटली जब डिजास्टर आएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो राइट। सरकार को कहीं ना कहीं, जैसे मैं न्यूजीलैंड गया था, तो वहां पर भी सी लेवल के भी नीचे टाउनशिप्स हैं, लेकिन उन्होंने सी को बाइंड किया हुआ है। पेनिनसुला है, उनको बाइंड किया हुआ है ताकि पानी वहां राइट आए। सर। जो नदियां उस समुद्र में मिल रही हैं, उनके बंध जो है 5-5 मीटर में उन्होंने रेस किए हुए हैं। उनको पता कि हाँ ये 4 मीटर 3 मीटर तक ऊपर चढ़ता है पानी, तो वो उनको रेस कर दिया है। फिर भी फिर लोग है तो उसमें तो कहीं सोच तो है, वो सोच को इम्प्लीमेंट सर आई भी थिंक किया हुआ उन्होंने। हमारा जो चलता है एटीट्यूड है ना कि हाँ ठीक है चलता चलने है, दो, वो आई थिंक वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा बिल्कुल। है कहीं ना कहीं। सो हम उम्मीद चलता करते है, हैं और कि आप कहीं ना कहीं दो पैसे बचाने के लिए, आप किसी की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए आप रिस्क में डाल लगाते नहीं रिस्क चार्ज। में डाल सर हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई जो इम्प्लीमेंटेशन में या पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं आपकी बात सुन रहे होंगे, तो और जो लोग भी हैं, जो यूथ है, वो उस बात को थोड़ा सीरियसली लेगा, ताकि हम ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश, जो भी देश के विभिन्न जो हिल स्टेशन वाले एरियाज हैं, वो इस चीज की संज्ञान लें, कॉग्निजेंस लें इस चीज का, और इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आए। So now, sir, if we turn back to your decorated military career, sir, what are the three attributes that you think that every youth of this country must learn from the army personnel? आर्मी का वो जज्बा, वो जुनून, हाउस द जोश वाली बात तो ठीक है, बट लेकिन एक जो कोर वैल्यूज हैं जो एक फौजी की होती है सर, वो आप क्या बोलते हैं कि यूथ को भी वो इनकलकेट करनी चाहिए? मैं कहता हूँ, देखिए, हमारे अगर आपने जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, उनकी बातें राइट सुनी सर। होंगी। मैं उनसे बहुत बहुत राइट। ज़्यादा, मैं उनसे वो समझ लीजिए मेरे वो रोल मॉडल हैं। तो वो हमेशा कहते थे कि बी पैशनेट, बी पैशनेट। आप संवेदना रखिए अपने जो आसपास हैं उन लोगों के साथ में। दूसरी वो कहते थे, बी ट्रस्टवर्दी। जो आप काम कर रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और लोगों में के साथ में जैसे बर्ताव कर रहे हैं आप, आपको एक ट्रूथफुलनेस अंदर से ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। और तीसरा कहते थे वो कि बी वेलरस। आपने जो कहते हैं कि करेजियस होकर जीतने की आप में क्षमता होनी चाहिए, करेज के साथ में जीतने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये तीन बातें तो मैं हमेशा कहता ही हूँ सबको। बट जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप जो प्रैक्टिस किया है, और वो हर सैनिक खास करके करता है, क्योंकि हम जैसे जैसे हमारे रैंक ऊपर बढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं, खास करके सेना में तो ये है कि आप को डिसीजन लेना पड़ता है। आप सिविलियन की तरह फाइल के ऊपर नहीं बैठ सकते, है ना? तो राइट बी सर। ए डिसीजन मेकर, डिसाइड करो।
दिल और दिमाग दोनों से सोचकर। कभी दिमाग से अकेले नहीं सोचना है, दिल से भी कई चीजें सोची जाती हैं। सोचकर डिसीजन लो। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ यूथ को, रिस्क लेने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, वेरी रिस्क इंपॉर्टेंट। लेने की, देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी तभी मिलती है जब आप कदम उठाओगे। वो कदम उठाना मतलब किस दिशा में उठाना है। अगर फेलियर से डरते रहे तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ, और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कभी भी पीछे मत देखो। पीछे मुड़ के नहीं। पीछे पीछे मत देखो। पीछे आपके सक्सेस भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे, पीछे नहीं, आगे की सोचो हमेशा। तो जैसे विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था कि सक्सेस इज नेवर फाइनल। हर मोड़ पे कोई ना कोई सक्सेस आपको लेना पड़ेगा, कभी फाइनल नहीं होता है। एंड सेकंडली वो कहते थे फेलियर्स आर नॉट फेटल। फेलियर से आपकी होगी तो आपकी जान नहीं चली जाएगी। दो सेना में अलग बात है कि फेल होते हैं तो आपको जिंदगी और मौत के बीच में जूझना पड़ता है। एंड तीसरा वो कहते हैं इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। इट इज द एब्सोल्युटली। करेज, आपके अंदर जो एक उत्साह है आगे बढ़ने का, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो ये कुछ एक बातें हैं। हमें हमेशा हम कहते हैं एक लीडर बनना है अपने आप को, तो आप जो रास्ता भी जानना पड़ेगा, रास्ते पे चलना भी पड़ेगा और लोगों को उस रास्ते पे चलाना भी पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सर। बातें कुछ एक है जो मैं अपने यूथ से हमेशा बात करता हूँ। और राइट सर। कभी भी फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर्स आपको सिखाते हैं। राइट सर। सक्सेस से आप कम सीखते हैं, फेलियर से ज्यादा सीखते हैं। तो फेलियर से राइट घबराओ। सर। दिस इज व्हाट सर आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अभी मेरा तो एक्सपीरियंस आपसे आधा भी नहीं है, मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरा। बट मैं भी थोड़ी ये आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कोशिश नहीं करने में ही हार जाते हैं। A ship is safe in the harbor, but that's not what it's meant for. I mean, है। you एब्सोल्युटली। venture into the high seas, you go into the tempest, you learn. That's where you become a skilled sailor. वो ना एब्सोल्युटली। सूरा सूरा आपकी बात को समराइज अगर मैं करूँ तो सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, लड़े पुरजा दिन के पुरजा खेत। कट मरे कबू न छाड़े खेत। तो थिंग इज वंस यू वेंचर इनटू समथिंग, गो फुल मॉन्टी, पूरी जोर लगा देना चाहिए अपना। और एब्सोल्युटली। हार से तो डरना ही नहीं चाहिए। और फौजी के नहीं, अंदर तो वो हार सर से एक नहीं। जज्बा होता ही। हार आपको सिखाती है। हार आपको सिखाती है। सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाता। आप राइट देखिए ना, सर। वो कहता हूँ कि कोई भी चीज आपको आसानी से हासिल हो जाए आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन जिसके राइट लिए सर। मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, पसीना निकालना पड़े, खून देना पड़े, वो हमेशा आपको याद रहेगा। एकदम। तो ये बातें हैं एब्सोल्युटली। कि हमारे यूथ माउंट में एवरेस्ट ये पे चढ़ने के लिए तो सर वो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो वो तपस्या त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल राइट बिल्कुल। सर। सर आपकी सर जब अंतिम पग मोमेंट था कि बिकॉज जितने भी हमारे यहाँ आर्मी वेटरन्स आए हैं मैंने उनसे ये सवाल जरूर पूछा है। तो वो जो आपका अंतिम पग मोमेंट था जब वो कमीशन ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप कमीशन हो रहे थे, तो कुछ, ऑल्दो ये बहुत पुरानी बात है, अगर आप कुछ भी रिकाउंट कर पाए अपने उस ऐतिहासिक मोमेंट का तो वी वुड बी ऑनर्ड। देखिए, एक यंग एज होती है और कहीं ना कहीं एक जज्बा था देश की सेवा का। जैसे मैंने कहा 9 साल की उम्र में हम मिलिट्री स्कूल में चले गए थे। एक राइट जज्बा सर। था देश सेवा का। तो ऑप्शंस ये भी थी कि ऑर्डिनेंस कोर में चले जाओ, आर्मी सर्विस कोर में चले जाओ, सिग्नल में चले जाओ, आरटी में चले जाओ। पर वहां पर जुनून जिस चीज में था वो इन्फेंट्री में गए, इन्फेंट्री। पैदल सेना में गए, पैदल सेना में गए। और उस पैदल सेना में जाने का मैं आज बताऊं, आज भी मैं उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता हूं। नहीं, राइट सर। उस डिसीजन का मैं आज भी सम्मान करता हूं। और पिछले 36 साल जो नौकरी की सेना में, बड़ी दुर्गम जगहों पर नौकरियां की, आ, बड़े कष्ट भी झेले, परिवार से भी दूर रहे, हर चीज हुई। लेकिन एक देश सेवा का जो जुनून था, मैं समझता हूँ एक इन्फेंट्री सोल्जर जितना एंजॉय करता है वो, मैं बाकी के साथ में कोई प्रतिस्पर्धा स्पर्धा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन
हम में जब बोलते हैं ना कि जब कारगिल की चोटी पर विक्रम बत्रा चढ़ के जो झंडा लगाया, तो वो इन्फेंट्री सोल्जर ही कर सकता है ना, आर्मर्ड कोर वाला एयरफोर्स से जाने वाले आर्टिलरी वाले वहां बम फेंक सकते हैं, लेकिन ऊपर अच्छा, चढ़कर वो झंडा लगाने का जो जुनून है वो एक इन्फेंट्री सोल्जर ही पूरा कर सकता है। तो वो एब्सोल्युटली, किया हमने, एब्सोल्युटली। और उसी जज्बे के साथ में मैं आया, और सेना में, इन्फेंट्री में आया। तो एक बहुत अच्छा। बड़ी हमारी वो ये थी कि जाएंगे और देश सेवा करेंगे, चाहे कुछ अच्छा। भी है, को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, देंगे। So, General Saab, you were commissioned into the Punjab regiment. So, यस। your first posting, because once you leave the academy, you join your first place of first regiment. So there is always a transition, because you are this, you have this high of getting commissioned into the army, and then you are with your jawans. You have to manage them. You have to understand them. उनकी साइकोलॉजी को समझना है, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो ट्रांजिशन और वो जो अनुभव था, उसने आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से शेप किया, जो आपको आगे बहुत ज्यादा मदद किया होगा? देखिए, एज ए यंग ऑफिसर हमारा काम एक ही होता था, टू बी विद ट्रूप्स। चाहे वो सुबह पीटी कर रहे हैं, चाहे उसके बाद वेपन ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पूरा दिन शाम को थके हारे आते थे, और अपना जो है समझिए कि पूरा दिन वैसे निकलता था। तो मैं कहता हूँ कि एक तो आर्मी में स्ट्रक्चर्ड सिखलाई होती है, स्ट्रक्चर्ड सिखलाई जहाँ पर कि कोर्सेज कराए जाते हैं, हमें सब कुछ कराया जाता है। और दूसरा, एक उससे भी ज्यादा युक्त जो सिखलाई है, हम अपने जवानों से सीखते हैं। हमारे जो सीनियर हवलदार, सीनियर जेसीओ, सीनियर एनसीओ जो थे, उनसे सीखते थे, और वो डांट भी मारते थे। ये नहीं, हम तो उनकी डांट भी खानी पड़ती थी, बिल्कुल, क्योंकि शाम को जाके उनके साथ पैग भी सर, पीना। और कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो उस वक्त का, सर, जो आप शेयर करना चाहें श्रोताओं के अच्छा, साथ? इंटरेस्टिंग वाकये तो बहुत हैं, खास करके मैं जैसे एक थोड़ी मजाक में लेता हूँ। हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वो बेसबॉल खेलने में बड़े, ये था उनका बड़ा ये था, वो कहते थे कि भाई हर तीसरे दिन बेसबॉल का मैच होना चाहिए। तो मैं फेवरेट कमांडिंग ऑफिसर ऑफिसर का, तो मुझे अपनी टीम में ले लेते थे, एंड सीओ हैड दी दिस थिंग कि किस किस को चूज करना है। और फिर 2IC थे हमारे, एक मणिपुरी, मणिपुर के थे, मेजर तंशुमम हेमुचंद्र सिंह जी, नाम बड़ा लंबा है राइट। उनका, और बड़े वेल बिल्ड सारे थे। तो जब बेसबॉल खेलना हमने, तो सुबेदार मेजर पीछे बैठे हुए, सुबेदार मेजर KL केसर, और सीओ साहब बैठे हुए, मैं उनके साथ बैठा हुआ, और हेमचंद्र सिंह जी जब बल्ला घुमाते थे, तो सीधा वो चार चौके के लिए जाता था। तो एक दिन सीओ साहब बोलने लगे, बोलते हैं, यार ये जो ना हेमचंद्र सिंह जी, वो अपने जो एक टोपी पहनता है ना, टोपी पहन के खेलता है, इस टोपी की वजह से ना इसको देखो शॉट मारता है। मजाक में कहा उन्होंने। तो वो टोपी कैसी थी, वो हाथ से बुनी हुई, मल्टी हम्म। कलर, बहुत, मतलब मैं उसको टोपी भी नहीं कहूंगा, सिर्फ एक स्कल कैप थी, वो उसको पहन के हम्म। खेलते थे। तो सुबेदार मेजर साहब ने वो बात सुन ली, और अगले दिन जब हम शाम को फिर वहां गेम पे पहुंचे, वहां पर 11 टोपियां हाथ से बुनी हुई रखी हुई थी। ये सीओ साहब की टीम के लिए है, ताकि इनकी जीत हो। तो वैसी बातें होती हैं वहां पर। मैं कहता हूँ कि हमने उन जवानों के साथ में बहुत मजाक भी किए, और खास करके मैं तो पंजाब रेजिमेंट में था, वहां पर 50% हमारे सिख जवान होते थे, और 50% डोगरा जवान होते थे। दोनों में बहुत, मैं कहता हूँ, इतना जोश है, इतना दमखम है, उनसे बहुत सीखा, और उनसे जो सिखलाई मिली उसी से हम आगे बढ़ते गए। और दूसरी बात मैं नवजोत आपको ये कहूँ, एक ऑफिसर जो है वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है, कि प्लानिंग करता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसका वो तो जेसीओ और जवान करते हैं। मैं कहते हैं अफसर, जेसीओ और जवान, ये तीनों की मिलकर एक टीम बनती है, तभी हमें सक्सेस मिलता है। कभी अफसर कुछ अलग नहीं होता। मुझे जो अवार्ड मिले हैं, ये सारे अवार्ड मैं उन जवानों को, उन जीसीओ को समर्पित करके आया हूँ, जिन्होंने मेरे नीचे काम किया।
अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुंच पाता राइट या इतनी बार 3 बार राष्ट्रपति से सम्मानित राइट सर, जम्मू कश्मीर में जब आपने कमांड किया 15 जैक लाई को, तो जम्मू कश्मीर का टेरेन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरह में वैली में अलग है, जैसे आपने बताया नौशहरा में भी काम की। तो वहां पे उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया तब मिलिटेंसी का दौर शायद अभी शुरू हो रहा था। तो उस वक्त से लेके आप किस तरह से जो चैलेंज, किस तरह का चैलेंज समझते हैं कि क्या क्या चैलेंज थे उस वक्त, और अभी जो बदलाव आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए मैं कहता हूँ कि इंसर्जेंसी तो 80s में शुरू हो गई थी, 88 राइट 89 में सर। शुरू हो गई थी, जब राइट। जो इलेक्शन जो है रिग किए गए थे। तो यस सर। JKLF से लेके फिर उसके बाद बाकी तंजीमें आई। जब हम गए मैं 2000 अक्टूबर में गया था अपनी बटालियन को लेकर। पहले हम ओके ओके। तंगधार में रहे, तंगधार से फिर हम तंगमाग जो जगह है तंग गुलमर्ग के मत दिया। नीचे, तंग हाँ मत। तंगमाग, तो वहां पर आ गए और वहीं पर हमारा फिर बाकी कार्यकाल रहा। तो 2001 में हालात बहुत गंदे थे, बहुत खराब थे, क्योंकि जो पहले कश्मीरी मिलिटेंसी थी, कश्मीर का मिलिटेंट अपना होम ग्रोन मिलिटेंसी थी। लेकिन जब 1998 और 99 में वहां पर क्या हुआ कि पाकिस्तान बेस जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का जो उग्रवाद है वो ज्यादा आया। बढ़ बढ़ गया थोड़ा। और खास करके क्योंकि तंगमाग बिल्कुल पी पंजाल के नीचे था, तो सबसे पहले राइट यहीं सर। पर ही उग्रवादी यहाँ पर पहुंचे थे आते और थे। इन्होंने यहाँ पर अपनी बेस बना ली। तो लोगों का मैं हाल देखता था और बहुत तरस आता, क्योंकि एक तरफ फौज, दूसरी तरफ पुलिस, तीसरी तरफ उग्रवादी। तो बेचारे 6 बजे घर की अंदर से चिटकनियां बंद करके, लाइट्स ऑफ करके अपने घर के अंदर लेकर खाना अपना खाते थे। वो डरे हुए सहमे हुए रहते थे। बहुत ही एक मैं कहूँ कि अगर इंसानियत के तौर पर अगर आप, आज हम घर में बैठे हैं यहाँ पर और कोई डर नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कितना दहशत भरा माहौल था वो, राइट कि सर। कोई एकदम। दरवाजा खटखटाया है, पता नहीं अगले मौके किसने जीवित रहना है किसने मर जाना है। ऐसे राइट माहौल सर। में लोग ये थे। देश के प्रति लोगों में भावना का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर देश के लिए कोई बोलता तो समझ लो उसकी गर्दन कलम हो जाती, उसको आके रात को मार जाते। तो ये था कि डरे सहमे हुए लोग, और खास करके जो यूथ था, यूथ को किस तरीके से इन्होंने बरगलाया। और ओवरनाइट की रात को आप हथियार दे दिया गया, अगले दिन उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर देना लोगों से, दुकानदारों से। तो एकदम वो एक, मैं कहूँगा कि एक अलग तरह की मोटिवेशन इनको दी जाती थी। और दूसरा जो है वो धार्मिक तौर पर जो है इनको मोटिवेट करते थे। तो जब हम गए वहाँ पर, नवजोत आप मानेंगे नहीं कि कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं और मेरी जो टीम है, तो कमांडिंग ऑफिसर की और हमारी टीम बाहर निकली, उनके ऊपर फायर नहीं हुआ। रोज फायर एक्सचेंज होता था। पर ये था कि भगवान की कृपा से हम अपने जो एहतियात बरतते थे, तो ये था कि नजदीक नहीं आता था, कहते दूर से फायर करके भाग जाना। हालात, उसके बाद आपने सुना होगा कि वहां पर ही ये एक बड़ा फेमस उग्रवादी होता था, गाजी बाबा। गाजी बाबा वो गाजी बाबा। मेरे एरिया में था, तो 2-3 बार यस। उस इनकाउंटर से बचा। तो उसके बाद वो वहां से निकल के श्रीनगर चला गया। तो हालात मैं कहता हूँ कि सिविलियंस के लिए भी खराब थे, फौज के लिए भी खराब थे, और जो पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के उनके लिए भी खराब थे। अभी पिछले 3 साल से, जब से धारा 370 हटाई गई है, धारा 35 से हटाई गई है, और कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए हैं। राइट सर। फर्क वैली में जरूर आया है, लेकिन अगर मैं एक सैनिक होने के नाते अगर उसको मैं क्वालिफाई करूं, तो अभी भी हालात ठीक नहीं है। टारगेटेड किलिंग अभी भी हो रही है। राइट और सर। बाहर से अगर टेररिस्ट नहीं भी आ रहा है, तो होम ग्रोन टेररिस्ट जो है
वो कहीं ना कहीं अपने हिंदू भाइयों को या बाहर के जो लोग आ रहे हैं, और खास करके ये मुस्लिम भाई भी जो कि खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। तो दहशत अभी भी, राइट, हालात राइट, कोई बोले कि नॉर्मल नहीं है। अगले पिछले आई थिंक 10 दिन पहले मैं न्यूज़ 18 लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में पैनल डिस्कशन में था। तो एक वहाँ के पैनलिस्ट थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, कुछ आफ्ताब समथिंग कुछ नाम था उनका। तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आज देखो बख्शी स्टेडियम भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, सबके हाथ में हिंदुस्तान के झंडे थे, और ये था वो था, सब कुछ बड़ी बातें की। तो आज तो एक अलग तरीके का गणतंत्र हुआ, दिवस मनाया गया। तो जब मेरी बारी है, मैं उनसे सवाल यही पूछा, मैंने कहा देखिए, आप गणतंत्र दिवस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बख्शी स्टेडियम आधा खाली था, सिर्फ आधा ही भरा हुआ। तो वो तो बड़े वो तिलमिला गए और गुस्से में आ गए कि आप कैसे कह रहे हैं ये, आप तो वहां पर कर्नल साहब रहे हैं, आपने कमांड किया है, ये किया वो। मैं कहा, मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो आधा हिस्सा खाली था, वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, वो क्यों नहीं थे वहां पर। तो मैं कश्मीर की धारा 370 या 35A के हटने का तब मैं सेलिब्रेट करूंगा इसको, जिस दिन हमारे 4 से 5 लाख जो कश्मीरी भाई घर छोड़कर भाग गए थे वहां से, डर के मारे और दहशत के मारे, वो ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उनको वहां पर वापस अपने घर में, अपनी जमीनों का कब्जा दे, अपने घरों का कब्जा दे, और एक समन्वय, एक अच्छा माहौल पैदा करे भाईचारे का, जैसे कानून कश्मीर में पहले होता था। तब मैं राइट, मानूंगा कि वो, लेकिन आज नहीं, आज एक तरफा सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। यस, सेलिब्रेशन तब हो जब वो वापस आए। राइट। सर, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान को हमने हमेशा वन ऑन वन जंग में तो हमेशा हराया ही है। 65 की बात ले लें, 71 की जंग ले लें जब हमने बांग्लादेश की लिबरेशन करवाई, और 99 की भी बात कर लें, तो वो जो उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स, वो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर करता रहा है अपने जो इंटेलिजेंस अंडरग्राउंड एजेंट्स की मदद से, तो हमने भी काफी उस चीज को कंट्रोल करने का, हमारा जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमने काफी उस चीज में अपना रिजिलियंस बढ़ाया है। लेकिन जो पाकिस्तान में ये जो हम देखते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है, दैट इज अ वेरी डिसिप्लिन मिलिट्री, बट पाकिस्तान में कू होते रहते हैं, तख्ता पलट, अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी हालात कुछ ठीक तो है नहीं है, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल रहता है। तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों मिलिट्रीज को, और उनका जो दबदबा रहता है इंडिया की तरफ? आईएसआई का भी कुछ ना कुछ रोल रहता है इंडिया में, जब भी कुछ बातचीत होने लगती है। वो कारगिल जंग के पहले भी आपने देखा था, जो वाजपेयी जी वो बात करने गए थे, उसके कुछ दिन बाद ही वो हो गया था। तो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में कुछ जो मिलिट्री एजेंट्स हैं, आईएसआई है, या पूरा, आपका क्या रुझान है सर इसको लेके? देखिए, एक पुरानी कहावत है, वन हु राइड्स ए टाइगर अल्टीमेटली एंड्स अप इन द बेली ऑफ द टाइगर। जो शेर की राइट, सवारी करता है, आखिर में उसका अंत शेर के पेट में ही होता है, शेर खा जाता है। यस, राइट, पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही, थाउजेंड कट्स की बोल रहे हैं, जियाउल हक ने जो चलाई, या बाकी सरकारें चलाती रही, तो उनकी पॉलिसी एक किस्म की ये था कि उग्रवाद को आगे रखकर उन्होंने जीत हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो असली युद्ध में, चाहे वो 65 का था, चाहे वो 49 का था, 71 या कारगिल युद्ध, वो हमसे लड़ाई करने में सक्षम नहीं। उनका सोल्जर जो है, उनका जो अफसर है, वो एक, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कारोबारी है। अगर आप देखें, हिंदुस्तान की फौज जो है, उसमें कारोबार नहीं होता है, वहाँ पर असली राइट, ट्रेनिंग होती है। हम लोग जो है देश की चुनी हुई सरकार की बात सुनते हैं, वो देश के चुने हुए जो हुक्मरान हैं, उनकी बातें पूरी तरह से सुनी जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन यहाँ पर कभी भी कू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान की फौज जो है एक डिसिप्लिन फौज है, और ये नॉन पॉलिटिकल फौज, हमारे बीच में पॉलिटिक्स नहीं।
इसके आप विपरीत देखेंगे तो पाकिस्तान की फौज में पॉलिटिक्स है ज्यादा और प्रोफेशनलिज्म कम। कम। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, वो वहाँ की सेना चलाती है। वहाँ के तो मजाक में बात करते हैं, जो कोर कमांडर है उनको करोड़ कमांडर बोला जाता है। तो पैसा सब कुछ है। आप देखेंगे वहाँ के जितने भी हुक्मरान आए, चाहे परवेज मुशर्रफ थे, चाहे कुछ भी थे, इन्होंने देश को लूटा और दुबई और सऊदी अरेबिया में यहाँ पर इन्होंने अपना कारोबार चलाए और देश को जिस हालत में आज लाके छोड़ा है। आज वहाँ की जनता भी समझ रही है कि उग्रवाद से उनका पेट नहीं भरेगा। आज वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। लेकिन उस बीच में कौन आता है? सेना। अगर पाकिस्तान की सेना आज हिंदुस्तान के साथ में हाथ मिला ले तो उनका वो खाएंगे क्या? उनकी दुकान बंद हो जाएगी। वो देश को चलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए कि हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन बैठा है और आज अगर हम कमजोर हुए तो हिंदुस्तान को खा जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान एक जिससे सदियों से अपने पड़ोसियों के साथ में जो भी यहाँ पर आया उसके लिए हमने अपनी बाहें खोली। और एक हम कहते हैं कि एक पूरे संसार को हम एक विलेज मानते हैं, एक अपना गांव मानते हैं। तो वासुदेव पाकिस्तान कुटुंबकम में की भी बात करते हैं। देर आए कहीं ना कहीं तो दुरुस्त आएगा। और इनकी सरकारें भी इस तरीके से नहीं चल पाएगी। आज आपने देखा इलेक्शंस हुए हैं, कोई जेल में रिग्ड हो है, गए। उसको कितने वोट मिल रहे हैं, कोई बाहर है। कौन सा हुक्मरान है जो कि यहाँ से बाहर नहीं किया गया कोर्ट के जरिए राइट। या जेल में बंद नहीं किया गया? तो मैं कहीं पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता हूँ। पाकिस्तान जो है हमारे, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कोई हमारे लिए आज के दिन में थ्रेट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कभी कभी उनके जो नेता हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बातें करते हैं। वो बातें जो है वो मैं समझता हूँ डरने वाली होती राइट। सो पाकिस्तान और चाइना की जो साठगांठ है, जैसे इनका जो सीपैक कॉरिडोर भी चाइना बना रहा है, जो इंडिया के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन से, फिर चाइना की वो भी पॉलिसी रहती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के नेबर्स हैं, जैसे अभी अपने मालदीव्स में देखा तख्ताबोलट हुआ, जो करंट डिस्पेंसेशन है थोड़ा सा वो प्रो चाइना है। तो ये इस जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो इसमें जैसे हमारा एक ग्लोबल साउथ, वी आर राइजिंग एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हमने अभी G20 का समिट होस्ट किया है, हमारी वॉइस को थोड़ा सीरियसली लिया जाता है ग्लोबल फोरा पे। तो उस सिलसिले में हमें, जैसे चाइना का आपने नॉर्थ ईस्ट में सर काफी सर्व किया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में यू हैव हैड अ वेरी डेकोरेटेड करियर देयर एज वेल। तो वहां पे जो हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वहां पे हमारा व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस नॉर्थ ईस्ट में, जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो। है। चैलेंजेस जो है वो मल्टीफेरियस है। देखिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको कहूँ तो चाइना के जो पेट्रोल्स हैं, उनकी जो इन्फेंट्री है, वो पासेस के 3 किलोमीटर तक गाड़ियों में आती थी। और कहीं कहीं तो पास तक जो 8,000 फुट पे है, 11,000 फुट पे है, 14,000 फुट पे है, वहां तक उनकी गाड़ी आती। और हम ने अगर पास पर पहुंचना होता था तो हमें सबसे जो लंबा रास्ता था वो एक तरफ 28 दिन का रास्ता। 28 दिन जाना, एक दिन वहां, 2 दिन रहना पास के ऊपर और 28 दिन वापस आना। तो देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। यस। और वो ऐसी रास्ते थे, रास्ते नहीं कहूंगा मैं, वो रास्ते थे ही नहीं, क्रॉस कंट्री जाना पड़ता था। और एकदम बड़ी सर, बड़ी बिल्कुल। मतलब खाइयां, और वहाँ लॉग ब्रिजेस थे, कोई ब्रिज नहीं होता था, लकड़ी का पूरा एक पेड़ काट के फेंक दिया और उसके ऊपर से दौड़ते निकल गए। तो बहुत चैलेंजेस थे। ओवर लास्ट पास्ट फ्यू इयर्स इम्प्रूवमेंट हुई है, खास करके जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। और ITBP की जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी आगे ले जाया गया है कहीं ना कहीं।
पासेस के ऊपर चाइना की जो अंदर आने की क्षमता थी उसको रोका गया। लेकिन जब तक हम ये कहते हैं कि वहाँ पास तक पहुँचते हैं वो, और अपने आप तकरीबन 8, 10, 12 किलोमीटर अंदर आगे होते हैं, फिर हमें उनको धकेलना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम तो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी उस इलाके में है, क्योंकि हमारी तरफ से जो है रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं। और एक ही रास्ता है पूरे ये रखने का, पूरी एरिया को सर्विलेंस में रखने का, वो चिकन नेक था आप। हेलीकॉप्टर या यूएवीज, उनके थ्रू उनका रेकी करनी पड़ती थी, और कोई आ गया तो उसको फिर फिजिकली बाहर निकालना पड़ता था। ये है उनका, वहाँ की चैलेंजेस है। बाकी उग्रवाद है। अब अरुणाचल में आ जाइए तो वहाँ पर NACN और कितने सारे उग्रवादी ग्रुप्स हैं। यहाँ पर असम में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उल्फा का उग्रवाद अभी भी अपने तरीके से चल रहा है नीचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ पे इवन आई हैव सर्व्ड देयर, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस चीज का है कि वहाँ पे चल रहा है। अंडर करंट्स तो चलता रहता है, अलग इलीगल रहता है। माइग्रेशन होती है बांग्लादेश से, जो इलीगल माइग्रेशन होती है, तो उस चीज हाँ, का काफी वहाँ पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं ये कि उनका लोकल। ये ब्रह्मपुत्र का जो जितना भी रिवराइन बॉर्डर है हमारा, वो यस बिल्कुल, मैं समझूं, बात करूं तो सर। कोई चेक नहीं। यस मतलब सर। यहाँ से जो कैटल स्मगलिंग होती है, और वहाँ से राइट सर। हथियारों के साथ में और हथियारों के बगैर भी बांग्लादेशी अंदर आ जाते हैं। जो रिवर में जितने चार चार कहते हैं, और जो आइलैंड्स हैं, चार रिवर चार आइलैंड, लैंड्स, यस सर, वहाँ चार पर लैंड्स। उनकी बस्तियां बनी हुई हैं। हम तो कभी कोशिश करते थे उसमें घुसने की, तो आप मानेंगे नहीं कि वहाँ की औरतें और बच्चे बड़े बड़े वो लेकर अपने हथियार लेकर अटैक करने के लिए आगे आ जाते थे, तो वो अंदर घुस नहीं सकते थे। और वहीं पर उनके फिर आधार कार्ड बनेंगे, पैन कार्ड बनेंगे, और फिर वो असम के अंदर। तो लोअर असम तो मैं समझता हूँ कि पूरा पूरा यस सर। मुस्लिम आबादी हो चुकी है। ठीक है, वहाँ तो बोंगाईगांव, प्रॉब्लम काफी हो कोकराझार, रही है। धुबरी, किसकी बात करें, सब पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है वहाँ इनफैक्ट आपने सर इंसर्जेंट्स की भी बात की, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो अभी तो क्योंकि फुल स्केल उनका इंसर्जेंट्स एक्टिविटी में तो नहीं है वो, तो कैटल स्मगलिंग या ये जो छोटे मोटे जो फिरौती मांगना, इस चीज में ज्यादा अभी वो जो भालुकपोंग एरिया है जो अरुणाचल बॉर्डर पे, तो वहीं पे वो दे काइंड ऑफ रिट्रीट इनटू द फॉरेस्टेड ट्रैक्स। तो अभी शायद उनका लो स्केल अभी वॉरफेयर चल रहा है उस सेंस में। पर। हाँ, सर लो नाउ स्केल कमिंग, है। और या प्लीज प्लीज। या बेसिकली अभी कहता हूँ कि अभी उल्फा उग्रवाद भी बहुत लो स्केल पे आ गया है। लेकिन उनका जो मेन अभी काम है, वो चल रहा है एक्सटॉर्शन के ऊपर। राइट राइट, यस सर। ये कारोबारी उनको पैसे देते रहते हैं। किसी जब मैं 2014 में था, तो एक अनुमान लगाया गया था, तकरीबन उल्फा को एक अपने साल में 80 करोड़ से 90 करोड़ रुपया जो लोगों से वो उगाही करते थे। तो ये है कि आप मुझे पैसा दो और आप सुरक्षित रहो, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं होगा। तो एक किस्म की मनी मेकिंग गेम हो गई थी ये सारी सारी। राइट और सर। जो नहीं मानता था उसकी टारगेटेड किलिंग हो जाती थी वहाँ पर। तो वो राइट हालात थे वहाँ पर। सर। Sir, coming back to your, three decorations, so if you can tell the story behind the Vishisht Seva medal, I mean, you can recount your, जैसे आपने कहा आपके जो JCOs थे, जवान्स थे, तो the audience would love to hear. बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ी मैं कहता हूँ कि Classified, आम जनता में नहीं बातें की जा सकती। लेकिन classified. बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था, बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था। मैं जैसे कह रहा था कि मेरी बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री थी। उसमें हम 50% मुस्लिम्स और 50% डोगरा ये थे। मुस्लिम पुंछ रजौरी से भी थे, लेकिन 40 से 45% मुस्लिम जो है वो कश्मीर वैली से आते थे, लद्दाखी भी थे हमारे पास। तो एक लोगों में और सीनियर कमांडर्स में एक धारणा बनी हुई थी कि कश्मीरी ट्रूप जो है वो कश्मीर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उग्रवाद से नहीं लड़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे जो सीनियर कमांडर्स थे, वो एक कमांडर ने तो इतना कहा कि राणा, यू कम हियर, काइंडली डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर मी।
तो मैं उस रिमार्क के साथ में पूरी गाड़ी में बैठ के, जिप्सी में बैठ के जब यूनिट वापस आ रहा था, मैंने कहा ये किस बात की बात कर रहे हैं? अपने ही सोल्जर्स को हम डाउट कर रहे हैं, कि उनकी इंटेग्रिटी को डाउट कर रहे हैं। और आप नवजोत मान के चलेंगे कि उन लड़कों ने, मैंने सिर्फ ये कहा कि पलटन सैनिक सम्मेलन में, मैं कहा पलटन कश्मीरी बच्चों, आपके घर में मेहमान आई है, अगर एक भी बच्चा यहाँ पर हमारा घायल हुआ या किसी की डेथ हुई, आपके नाक जो है शर्म से कट जाने चाहिए। उसका ये देखिए, उसका क्या ये हुआ, नतीजा क्या हुआ? नतीजा था 2 साल 7 महीने, और अपने पूरे एरिया में उग्रवाद को खत्म किया। गाजी बाबा तक भाग गए वहां से, क्योंकि कश्मीरी लड़के जो मेरे थे, उनको कश्मीरी लैंग्वेज पता होती थी। जिस गांव में घुसना, वो पहले बता देते कि सर इस गांव में गड़बड़ है, आज यहाँ पर कुछ है, और हम घेर लेते गांव, और वहीं पर जो है इनकाउंटर हो जाता था। तो तकरीबन 2 साल 7 महीने में 87 से ज्यादा इनकाउंटर हुए वहां पर मेरे, और हर राइट सर। एनकाउंटर को हमने झेला सामने। कोई एनकाउंटर 3 घंटे का था, और सबसे लंबा जो है वो 4 दिन और 3 रातें भी निकल थी, बिना खाए बिना पिए, बर्फ गिर रहा है, और उसमें काम कर रहे थे। तो देश की जनता को लगता है कि सब कुछ, तो बोलते हैं कि 3 उग्रवादी मारे गए, लेकिन उनको 3 उग्रवादियों को मारने के लिए सेना को कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो राइट हमारे सर। देशवासियों को समझना पड़ेगा। वो सोल्जर रात की कड़कड़ाती ठंड में, बर्फ में, बॉर्डर में बैठा हुआ है, वो ताकि उग्रवादी बाहर ना निकल जाए, और दिन में हर घर को सर्च कर कर और अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। तो उस विशिष्ट सेवा मेडल का मैं सबसे बड़ा ये कहूँ कि मेरे जो ट्रूप्स थे, उन्होंने काम किया, नंबर वन। और जो मेरे कश्मीरी ट्रूप्स थे, उनको जिनसे जो मैंने एक वायदा लिया था, और वो वायदा पूरा करके दिखाया मैं। 2 साल 7 महीने और 87 एनकाउंटर, और मेरी यूनिट का एक भी जवान, कोई भी अपनी जान से नहीं गया। 2 3 घायल हुए, लेकिन हम जितने गए थे उतने वापस आए। ये राइट हमारी सर। खूबी थी वहां पर। वो दैट मेरा इज रियली विशिष्ट एग्जैक्ट। सेवा मेडल था। राष्ट्रपति से सम्मान मिला, वो अलग था, लेकिन मेरे सारे जवान जीवित वापस आए ऑपरेशंस करने के बाद। वो मेरा सबसे बड़ा तमगा था मेरे लिए। सर, एक लीडर की निशानी ये भी होती है कि अपने ट्रूप्स को किस तरह से वो इंस्पायर करता है विपरीत परिस्थितियों में, और बिना किसी क्षति के आपने वो काम वो अचीव किया, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर लीडरशिप एज वेल, एंड हाउ you know marched your troops, you inspired your troops to go beyond their own capabilities and achieve the objective. So really sir, we are indebted for your service, and थैंक यू। जो उस वक्त जो सर देश के लिए आपने किया, और आपके जो उस वक्त सेना में ट्रूप्स थे उस वक्त आपके साथ, तो वी आर रियली गो डाउन टू दैट, हैट्स थैंक ऑफ यू वेरी सर। मच। थैंक यू। And sir, now, if we go about the Sena Medal in the mountain 11 Mountain Brigade that you got in 2011, so it would be because these are some of those incidents that the world should know, and we would like to have a recount of that as well. Yes, Navjot, after I took over the brigade in Gwalpada area of Assam, Lower Assam. Yes. Uh, there were 4 battalions with me, infantry battalions, and there were 8 paramilitary force battalions with us. And this Bodo land area, which comprises of Kokrajhar, Four Bongaigaon, districts. Dhubri, and Gwalpada, this area was full of Bodo land militancy. Practically every day there used to be killings, and targeted killings. Anybody who doesn't offer them money is to be killed. So I'll not name the battalions, but the achievement of those battalions is that in 2011 they were
Bodoland Tribal Council elections, Yes, sir. and those elections used to be very, very bloody. In the previous history, there used to be killings amongst the groups and amongst the communities. So the biggest achievement was that Bodoland Tribal Council elections went off so peaceful that there was not a single bullet fired. Right, sir. And we had eliminated, by then, we had eliminated 67 terrorists in that area. Right, So, sir. and recovery of so many weapons, AKs, LMGs, and whatnot. And I must say, the achievement of the battalions, all four battalions, they were they received the chief citation. They received chief citation, and that was one of the hallmark of the thing. And I was awarded a Senna medal there. It was all again, I would say, these four battalions, their commanding officers, their men, their troops, their COs, the officers, they did the job. Only thing is, I never ever, I think I must have sat down in my office only for 1 or 2 hours in a day. The rest of the time I used to be visiting X battalion, Y battalion. I used to go to the companies, company commanders, sit with them, plan the operation. So that was a guiding, motivating factor for them. That if the brigade commander is with us, and I said, कुछ भी गलत होगा तो मैं लूंगा आपको, और अच्छा होगा तो तुम्हारा होगा. There was an officer who got 2 Shaurya Chakras in consecutive operations. तो उनको सपोर्ट किया, पैट भी किया, उनको आगे भी प्रोजेक्ट किया, और बटालियन, चारों बटालियन जो है वो चीफ की साइटेशन लेके गई, राष्ट्रपति से साइटेशन मिला उनको. तो ये Wonderful, सेना sir. So मेडल की that's एक कहानी थी. that's wonderful, sir. So ये वही टाइम था जब रंजन दायामारी और ये सब लोग भाग गए थे. फैक्शन एनडीएफबी भी वो डिवाइड हो गया था. आई थिंक आई वाज रीडिंग. सो बिकॉज हाँ, व्हेन आई वाज देयर तो बिल्कुल 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 सही कहा, जी सर. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड वो जो दोनों फैक्शन थे, उनके साथ भी हमने, मैं ये कहूँगा कि बहुत तरीके से, जहाँ पर अगर उग्रवाद की कार्रवाई की तो उनको हमने छोड़ा नहीं, और जो लोग उनके पीसफुली साथ में चलना चाहते थे, तो वो साथ में भी चले, उनकी मदद भी बहुत की, सद्भावना के बहुत प्रोजेक्ट किए वहाँ पर, पुल बनाए, कम्युनिटी हॉल्स बनाए, स्कूल बनाए, हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर. तो ये कहता हूँ Right, कि sir. एक ओवरऑल एक बहुत सेटिस्फाइंग टेन्योर था. Absolutely, sir. In fact, generally, my experience of people in Assam, they're really kind people. But when these militant groups, they kind of in certain outliers, थोड़ा सा उनको misguide करके थोड़ा सा वो सब, so that happens. That problem gets created. बिल्कुल बिल्कुल सही Right. कहा. Right, sir. So, and about the Ati Vishesh Seva Medal, which you were awarded by the Honorable Chief Commander of the Indian Defence Forces, the President of India. Second Mountain Brigade story, so 2015, sir. Yeah, it's two mountain division. Two mountain division is Two mountain, located in Upper Assam, close to a place called Tinsukia. Tinsukia, and the Yeah. actual place is Denjan. They call it Denjan. And it's a very challenging, I think, one of the most challenging divisions to command, because you have 350 kilometers of the LAC with China, highly Right, active. sir. Right, sir. Every second day there is a clash. Every second day there is incursion. So that was the situation there, and the kind of terrain and the infrastructure which I explained to you, one was fighting against that. The second part was insurgency in the Upper Assam. There were Right, seven sir. districts of Upper Assam that was under me, and Yes, sir. these 5 districts of Arunachal, insurgency prone, they were with. So it was fighting insurgency, insurgency or tackling insurgency in Assam, in Arunachal, and also fighting the Chinese on the LSC. So it was a I would say practically a GOC cannot sit in office. He has to be flying. You will be surprised. I had almost around about 300 hours of flying in that small helicopter, a Chetak and Cheetah. 300 hours, you can imagine.
So practically, that you have to be out every day, pushing Right. troops, guiding troops, and that was one this thing that we controlled the insurgency also in Upper Assam. We controlled insurgency in Arunachal also, and also we did not allow China to take even a single inch of our land in our 350 kilometers of our LAC. So Right. possibly, and the kind of tactics and other things that the changes that I made in the entire this thing, it was appreciated by the army commander and the army chief, and I was awarded Ati Vishya Seva Medal. I think one of the GOC, very singular this thing that during the command of the division itself, I received the award, not after Right. commanding. So that was a That's really good, sir. That's really wonderful, sir. Uh, Sir, I mean, what were if you recount your entire military career, your most toughest moment emotionally as well as physically. So if you were to recount two such दो ऐसे क्षण आपके जो मिलिट्री आर्मी करियर के जिन्होंने आपको इमोशनली भी बहुत टफ एक आपके अंदर की टफनेस को बाहर लेके आए और फिजिकली भी सर नहीं, मैं मिलिट्री जो ऑपरेशंस थे उनकी बात नहीं करूंगा अभी उनमें कहीं ना कहीं हम फिर कुछ चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो कि आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए लेकिन मैं राइट जब सर नागालैंड में था नागालैंड में एक मोन डिस्ट्रिक्ट है उनका मोन डिस्ट्रिक्ट तो मोन डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी बड़ा टफ ये था क्योंकि पेट्रोलिंग फुट पेट्रोलिंग होती थी गाड़ियों में जा नहीं सकते थे और नागा उग्रवाद जो है वो सारा सारा जंगलों में पलता था जंगलों में यस ऑपरेशन सर करनी पड़ती तो एक दिन हम अपने ऑपरेशन से वापस आ रहे थे तो तकरीबन हमारी जो पोस्ट थी वो गांव के बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर थी तो रास्ते में जो ऊपर चढ़ते थे तो एक चर्च था गांव का तो 7 बजे थे शाम के और वहां पर आपको मालूम है, अंधेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है 4 बजे 5 बजे अंधेरा हो जाता है और इस तो अंधेरा हो रखा था लेकिन चर्च में 7 बजे शाम को लाइट चल रही थी पेट्रोमैक्सेस जल रही थी मैं सोचने लगा कि ये बात क्या है प्रॉब्लम क्या है तो जब चर्च के नजदीक पहुंचे तो वहां पर अंदर कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे बड़े जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहे हैं और एक आदमी ढोल बजा रहा था तो मैंने खिड़की से झांक के देखा तो आगे एक चटाई बिछा रखी थी और चटाई पे एक छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची उसको लिटाया हुआ और ये मंत्र भी पढ़े जा रहे और अगरबत्तियां जलाई हुई उसके आसपास बड़ा कुछ किया हुआ तो मेरे में थोड़ा सा फिर ये बात उठी तो मैं कभी कहीं ना कहीं अपने मेमोर में लिखता हूँ तो ये बात जो है मैं वहां पर दरवाजा खोला चर्च का और उसको पादरी को पूछा मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है वो तो सर ये जो लड़की है इसको इसके ऊपर भूत आ गए और भूतों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया हम सब अभी मंत्र पढ़कर उसको दूर कर रहे हैं आई सेड कोई ऐसा तो नहीं लग रहा बिल्कुल वो स्टिल बिल्कुल नॉट मूविंग एट ऑल एक बैम्बू के चटाई के ऊपर लेटी हुई थी लड़की और उसको मैंने जरा नजदीक से जाके देखा एंड आई कुड फील दैट शी इज डिहाइड्रेटेड उसकी मतलब उसको मैं पेट में भी पिंच किया तो पूरा उसका स्किन इकट्ठा हुआ मैंने कहा भाई इसको तो पानी पिलाओ इसको पानी क्यों नहीं पिला रहे हो बोलते नहीं नहीं इसका पानी चल रहा है ऐसे पानी क्या चल रहा है मतलब इसको लूज मोशंस लगे हुए हैं पिछले 3-4 दिन से उसकी माँ साथ में रो रही थी अभी ये करते करते तकरीबन 8 बज गए और मैंने कहा भाई ये तो डिहाइड्रेटेड हो रखी है क्योंकि इसको लूज मोशंस लगी हुई है उससे इसको कोई इसको भूत प्रेत नहीं है उनको सबको भगाया मैंने वहां से राइट अभी सर चैलेंज ये था कि बटालियन हेडक्वार्टर 18 किलोमीटर दूर था वहां से जंगल का रास्ता उग्रवाद था पूरा वहां पर और मैंने कहा अभी कैसे भी हो मैंने रेडियो सेट पे अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की मैंने कहा सर मुझे डॉक्टर की जरूरत है अपनी बच्ची को वो कहते हैं भाई हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है तो एम्बुलेंस के ऊपर अटैक नहीं करते थे ये नागा गुरु थे एम्बुलेंस खराब है तो कैसे करेंगे मैंने गांव में एक लकड़ी ढोने वाला ट्रक था उसको उठाया मैंने कहा बैठो और 5 जवान साथ में लिए 18 किलोमीटर पीछे गए हम डॉक्टर को उठाया और फिर वापस आए उस लड़की को डॉक्टर ने वहीं पर ड्रिप चढ़ाई लेकिन ये था कि अब तक जीवित थी वो ड्रिप चढ़ाई और वो हम बिल्कुल जब उसकी आंखें खुल गई तब हम वापस अपने कैंप में गए
और दूसरे दिन जब मैं नीचे हम पेट्रोलिंग के लिए आ रहे थे, तो वो लड़की जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, साथ में कुछ मुर्गियां थी, कुछ बिल्लियां घूम रही थी और वो खेल रही। अभी सबसे भी ज्यादा खुशी जो जब होती थी कि हमारे बिल्कुल पोस्ट के दरवाजे पे जो कि हमारा गेट था, वहां से लोग नीचे खेती के लिए जाते थे। तो उसकी माँ ने, उस लड़की की माँ ने जब भी खेती से वापस आना, तो मेरे लिए कभी पाइनएप्पल, कभी एक कद्दू, कभी एक करेले के 3-4 वहां पर रख के जाती थी। वो एक बहुत दिल को टच किया मुझे कि, और That's the इतनी खुशी biggest हुई कि prize, sir. एक That's the एक biggest एक prize, एक sir. बच्ची की, अगर शायद उस रात को वो मंत्र पढ़ते रहते तो वो बच्ची शायद आज उसकी शादी हो रखी होगी, बच्चे भी होंगे, कई फैमिली होगी, लेकिन वो जीवित नहीं होती। ये मेरे दिल को खास करके बहुत छू गया वो। फिर लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई इन बातों की हमने वहाँ पर। तो ये ऐसी एक मैं कहूँगा इमोशनल एक ये मेरे लिए बात थी जो मैं शेयर करना एकदम चाहूँगा। Truly, sir. That's really, really, I mean, इससे मतलब जो श्रोता हैं, उनको ये भी पता चलना चाहिए कि आर्मी सिर्फ बुलेट से नहीं, अपने दिल से भी, अपने दिल की जो बिल्कुल। संवेदनशीलता है उससे भी जो हमारे देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। एंड सर, वी दैट इज, यू शोड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू शोड योर एस्ट्यूट लीडरशिप, और एक इंट्यूशन आपने अपनी गट फीलिंग को फॉलो किया और उस बच्ची की जान बची है। एंड दैट्स रियली वंडरफुल, सर. दैट्स रियली, Yeah, हार्ट वार्मिंग that टू। risk, that I can say that risk of traveling 18 kilometers in a jungle, coming back, it was worth, I would say. मैं तो ये कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं एक जिंदगी बचाने के काम आ गया। तो वो जज्बा होता है। और सैनिक, एक बात कहूँगा मैं आपको, सैनिक लगता है कि हथियार उठाते हैं और लड़ते हैं, लेकिन दिल के बहुत भोले होते हैं। राइट दिल के सर, लिए, यस. हाँ, लोगों के लिए बहुत दिल में भावना होती है सैनिकों प्रेम होता की। है ये बात आप सर. हमेशा लिखे रखिए। इनफैक्ट सर, जब हम छोटे होते थे तो whenever our army truck would go, so we would say them hello, hello, and that is the memory that wherever we go, that we carry that memory. Sir, Yes. डर क्या होता है सर? What is fear according to you? What is fear? Fear is possibly, I think, a feeling, emotional feeling from within that I'll feel. Fear is always of failure. और सेना में अगर मैं बात करूं, तो या एक लंबे कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूं, तो फियर इज ऑफ फिजिकल हार्म और फियर इज ऑफ डेथ। आप देखिए, आप फियर को, जिसको एक थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि एक आप बकरी या भेड़ के पास जाएंगे तो आराम से चले जाते हैं, हाथ लगा देते हैं। लेकिन उनकी जगह अगर वहां पर एक सांप खड़ा हो, तो आप 10 कदम पीछे ले लेते हैं। क्यों? डर। डर क्या है? डर मौत का है। तो फियर इज ऑफ अननोन थिंग, व्हाट विल हैपन टू यू। फियर इज ऑफ फीलिंग ऑफ कि मैं फेल कर जाऊंगा, फेलियर होगा तो क्या होगा मेरे साथ। फियर इज ऑफ फिजिकल इंजरी और फियर इज ऑफ डेथ। तो ये एक इमोशनल फीलिंग है अपने अंदर, जिसको कि हम फियर का नाम देते हैं, लेकिन यही हमें कहीं ना कहीं रोक के रखता है अपने आप को बचाने में, या अपने आप को काम ना करने में। तो ये भी कहूँगा, काम ना करने के लिए भी आप यदि कदम उठाएंगे तो कहीं मैं फेल हो जाऊंगा, ये भी फियर है। तो फिर वो भी वो एक नेगेटिव फियर है। लेकिन खास करके सेना में जैसे हमको कहते हैं कि हमारे एक गलत डिसीजन से मौत, किसी को मौत आ सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो उस बात का फियर होता था। एंड वो फियर जो है हम डिसीजन मेकिंग में बहुत, मैं कहता हूँ कि उस चीज़ को हम जैसे मैं बात करूँगा कि सोच समझ कर, दिल और दिमाग दोनों से सोच करके आगे बढ़ते चलते हैं। Right. फियर इज ऑफ दैट अननोन थिंग दैट यू विल फेल। फियर इज ऑफ अल्टीमेट, फियर इज Absolutely. ऑफ डेथ। Absolutely, sir. Of your life, that is obviously. सर, अगर देश के जो हालात हैं इन जनरल, जैसे हमारा देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आजादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो
हमारे जो यूथ है और सोसाइटी को किस तरह से हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, कहते हैं ना भुजाओं में वो ताकत पैदा करनी चाहिए, एक विद नर्व्स ऑफ आयरन एंड हार्ट ऑफ स्टील, लाइक काइंड ऑफ दैट। तो उसके लिए आप यूथ को क्या एक बोलना चाहेंगे कि किस तरह से हम एक एक विश्व गुरु जिसको हम कहते हैं हमें बनना है, उसके लिए हम हर एक शख्स, बेशक वो मिलिट्री में है या नहीं है, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है, एक आम नागरिक है, तो वो अपनी योगदान किस तरह से देश की तरक्की में आगे दे सकता है? नवजोत, मैं ये कहूँगा कि देश है तो हम हैं, और देश है तो हम आज कारोबार कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपनी नौकरियां कर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, और मनोरंजन भी कर रहे हैं। और अगर देश नहीं है तो आपने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान में लोग हवाई जहाज के पहियों से लटक कर भागने की कोशिश करने लगे। राइट। बैंक बैलेंस भी वहीं रह गए, म्यूचुअल फंड भी वहीं रह गए, कारें वहीं रह गई, बंगले वहीं रह गए। तो देश आज, अगर मैं अपनी सेना की तारीफ करूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा, कि अगर देश आज अखंड है, सुरक्षित है, चाहे वो हमारी जमीनी सीमाएं हैं, या हमारी समुद्री सीमा से सीमाएं हैं, या हवाई सीमाएं हैं, आज सुरक्षित है, तो इस देश की सेना की वजह से। इस देश की सेना ने इस इस भारत की जो हमारा भूभाग है, उसको, उसकी एक भी इंच भूमि की दुश्मनों को देने देने दी, अपनी जान की कुर्बानी देकर उसकी रक्षा की है। राइट। तो आज के जो युवा हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देश की रक्षा की जिम्मेवारी सेना की ही नहीं, सेना के अलावा हर एक नागरिक, हर एक जो बच्चा है, उसकी जिम्मेवारी है कि देश की कहीं ना कहीं देश की रक्षा करे। आज मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। कुछ कोई गलत कर रहा है, उसे टोकने की हिम्मत रखिए। इसमें भी आप नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। कोई देश के कोई संपदा के ऊपर नुकसान कर रहा है, उसको भी आप रिपोर्ट करिए, उसको सलाखों के पीछे भेजिए। कोई ड्रग्स बेच रहा है, उसको, हम कहते हैं कि जब मेरे घर में कुछ नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम, राइट। आई कुंट केयरलेस, पड़ोसी मर रहा है तो मरने दो, मुझे कुछ नहीं ये लेना है। ऐसी एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो आपदा आपके पड़ोसी पर आई है, अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो कल वही आपदा आपके घर में भी आएगी, आपके परिवार वालों को भी आएगी। तो दे नेशन बिल्डिंग में यूथ का बहुत बड़ा एक, आई कैन से, एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कि उन्हें समझना पड़ेगा कि आप भी देश के सोल्जर हैं। सोल्जर सेना सीमा पर लड़ रहा है, आप सीमाओं के अंदर लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में अपना काम कीजिए, जो गलत है उसको टोकिए, और सही दिशा में देश की जो भी तरक्की होनी है उसके अंदर उसके भागीदार बनिए। क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हर कोई आदमी बोले कि हाँ भाई मेरा देश है, मेरी जिम्मेवारी है, तो आप समझिए कि ये पूरा देश जो है इकट्ठा, 140 करोड़ का देश इकट्ठा ऊपर उठेगा, और विश्व गुरु बनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज सैनिक होने के नाते मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कहीं मुझे एक 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 दिल में एक ऐसा एक डर सा पैदा हो रहा है कि इस देश की जो सेना है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश के ऊपर आर्थिक बोझ बनती जा रही है। इसके पीछे मैं बात करूंगा क्यों। एक इकोनॉमिक बोझ बन गई है, और उसी को चलते आज जो ये अग्निवीर योजना आई है, हम्म। ये मैं कहता हूँ इस देश के लिए बहुत घातक होगी। एक सैनिक होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बोलना चाहता हूँ कि ये अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा देश ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमारा देश
यूएसए नहीं है, हमारा देश सिंगापुर नहीं है जिसकी सीमाओं पे दुश्मन नहीं बैठे। एक तरफ 3,700 किलोमीटर जो है चाइना, दूसरी तरफ 780 800 किलोमीटर पाकिस्तान, पाकिस्तान। एलओसी है। उसके अलावा ऑलमोस्ट अराउंड 3,000 किलोमीटर का बाउंड्री उनके साथ। एक तरफ नेपाल, कल हमारा था आज हमारा नहीं है, 90% चाइना का हो गया है। भूटान भी यस, आज हमसे दूर जा रहा है। लीड कर रहे बांग्लादेश कल नहीं था, आज है, कल शायद अब फिर नहीं होगा। श्रीलंका में जैसे आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की, म्यांमार में हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की, वहां पर बड़े बड़े जो सी पोर्ट्स है वो बन रहे हैं। हम्बन तोता राइट। पोर्ट जो है वहां पर चाइनीज यस, वॉरशिप खड़े हैं वहां पर। यहाँ पर आप सिटवे हो। अपने सीपेक में देख लीजिए। तो यस, कहीं ना कहीं तो मैं कहूंगा कि हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे घिरे हुए हैं। घिरे हुए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमने देखिए कितना पैसा लगाया। मैं तो बात करता हूँ 23,700 करोड़ रुपया उनकी सड़कें, उनके डैम, उनकी पार्लियामेंट सब कुछ बनाने में लगाया, और रातों रात हमें बाहर कर दिया गया वहां से। वो आप मालदीव की बात कर लीजिए, जो जिस तरीके से मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है। तो हम विश्व गुरु बनने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि पंजाबी में जो बात करते हैं वे चंद्रा गवांड ना होए, तो चंद्रा गवांड तो हमारे तरफ तो हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आगे हमारे देश को विश्व गुरु बनने में कहीं ना कहीं आए। और खास करके जो मैंने कहा कि सेना ने चारों तरफ से आपको देश को अखंड रखा है, उस सेना के बेसिक स्ट्रक्चर में अग्निवीर योजना लाकर इस सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। 4 साल का राइट। सोल्जर, वो 6 महीने की ट्रेनिंग वाला सोल्जर इस देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। और कोई भी मिलिट्री कमांडर अब मेरे जैसा होगा, अगर दिल से बोले तो वो बताए कि हाँ देश के लिए ये सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षा के लिए ठीक है या नहीं है। इस योजना को जाना चाहिए। जो हमारी सेना, जिसने इतने युद्ध जीते, पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक तो वो थी कि बांग्लादेश को अलग राइट। किया। उस राइट। सेना में कमी क्या थी कि उसको आज 17 साल की सर्विस को 4 साल की सर्विस करके खत्म किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की सरकार को आज ही इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और ये इन्फेंट्री या जो भी सोल्जर जो हम वेटरन्स हैं उनसे बातचीत करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को आप फिर से लाइए, और उसको जिस तरीके से लेके आना उसको ले आइए, लेकिन देश के लिए कई सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करिए। राइट। मेरा ये कहना होगा। और युवा तो मैं बात कर चुका हूँ कि युवाओं को जो है देश की नेशन बिल्डिंग में आगे आना चाहिए। राइट। सर, हिमाचल प्रदेश के लोगों से आपका कोई संदेश, क्योंकि वो आपको जब सुनेंगे तो उनके लिए कोई खास संदेश, और पालमपुर के लोगों के लिए सर कोई खास संदेश। हाँ, संदेश ये है कि मैं कुछ समय पहले हम सुनते थे उड़ता पंजाब, आज अ, हम उसी संज्ञा पे पहुंच चुके हैं और पहुंचते जा रहे हैं, उड़ता हिमाचल। तो माता पिता जो है अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, और इनको ड्रग्स के जो यहाँ पर ठेकेदार बने हुए हैं उनको एक्सपोज करिए, और बच्चों को उनसे बचा के रखिए। इसी के साथ में मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हिमाचल की इकोनॉमी में को सुधारने में अपना योगदान दीजिए। हम इस तरीके से हर महीने बोरो कर कर नहीं चल सकते। यहाँ का टूरिज्म जो है उसमें डेवलप करने में आगे आइए, यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्री को आगे लाने में काम करिए। जो भी हिमाचली मेरे दोस्त बाहर बैठे हैं हिमाचल के, वो यहाँ पर अपना कारोबार को लेके आइए, ताकि लोगों को नौकरी मिले और हिमाचल की समृद्धि हो। सुंदर प्रदेश है, इसको और सुंदर बनाइए। तो मैं कहता हूँ कि एक मेरी विजन है, टू सी अ स्माइल ऑन ईच हिमाचलीज फेस। हर हिमाचली के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, और मुस्कान तब आएगी जब यहाँ पर आर्थिक प्रगति होगी, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, और हमारी इकोनॉमी की। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके साथ आपकी बातें सुन के एक बड़ा ही आई एम फीलिंग रिच इन नॉलेज एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स आई हैव गॉट शेयरिंग फ्रॉम योर वेल्थ ऑफ विजडम। आपका जो
36 साल का आर्मी का एक्सपीरियंस है, सिविल लाइफ का एक्सपीरियंस है एज अ चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा भी आप जो समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं वो भी आपने शेयर किया, किस तरह से आपका जो विजन है ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश को लेके बल्कि पूरे देश में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक सर द कंट्री नीड्स लीडर्स एंड विजनरीज लाइक यू, and it has been an absolute honor and privilege to have an audience with you, to have listened the pearls of wisdom from you. And this one podcast, I believe, isn't sufficient to tap into the reservoir and the wealth of knowledge you have. Would love to do it again, maybe in person next time, sir. uh, so any concluding message for the audience, anything before we sign off, sir? Anything before we sign off? Yeah, I can say that I always say uh, कि कहीं ना कहीं अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी सोसाइटी में वापस आकर अपना एक्सपीरियंस है उसको लोगों के काम आना चाहिए। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिटायर and play golf and make merry. No, that is not my way of thinking. I say कि जितना हमने सीखा है वो इसी सोसाइटी से हम ऊपर उठकर ऊपर गए हैं और इसी सोसाइटी से हमें रैंक मिले हैं, सब कुछ मिला है। तो आज समय है सोसाइटी को वापस करने का। तो Right, वो sir. जज्बा है, वो एक दिल में ये है कि अपनी सोसाइटी, यहाँ हिमाचल के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, अच्छा कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहन देकर एक सुख और समृद्धि की एक पूरा एक माहौल बनाया जाए। वो मैं लेकर वापस अपने गांव आया हूँ और लोगों के लिए आगे भी मैं समर्पित रहूँगा। और जो Right, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनफैक्ट इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड यूथ की मैं बात करूँ तो आप लोग जो है देश का भविष्य है। और मैं जैसे कहा कि आप लोगों के हाथ में ही देश है। चाहे आप 100 साल की ना इंतजार करके अगले 10 साल में विश्व गुरु बनाए, ये यूथ का बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान Right, रहेगा। sir. यही Right, sir. मेरी आप सबसे ये होगी। और मैं सैल्यूट करता हूँ पूरे अपने हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं। भाईचारे से रहिए, प्रेम से रहिए। आई थिंक यही हमारी ताकत है। आज बट जाएंगे तो जैसे एक कहते हैं ना कि शिकार उसी का होता है, जानवर का, जो अपने झुंड से अलग हो जाता है। हमारी Right. वासुदेवाय कुटुंबकम एक जो हमारी सनातन की ये है, उसको सभी फॉलो करिए। सर्व धर्म का पूरा सम्मान Some. करिए और सब इकट्ठे रहे भाईचारे से। यही मेरा Right, sir. सर ये हमारा एक बहुत ही सौभाग्य था आपसे बात करने का, एब्सोल्यूट प्रिविलेज सर। और आपने ये जो कम्युनल हार्मनी का ये जो संदेश दिया है और यूथ को देश के निर्माण में जो अपना योगदान देने का संदेश है, मुझे उम्मीद है जो श्रोता ये सुन रहे होंगे आपके द्वारा ये जो आपने जो बातें शेयर की, अपनी विजडम शेयर की, उसको अपनी लाइफ में अगर 1% भी वो उतार पाए तो मुझे लगता है उनके जीवन में काफी बदलाव आएगा। और आपका जो हिमाचल को लेके विजन है, हम उम्मीद करते हैं आप उस विजन में जरूर कामयाब हो जाएं और एक स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम हिमाचल की आप रचना करें। और हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। So ladies and थैंक यू, gentlemen, बहुत this बहुत was धन्यवाद। Major General Dharamveer Singh Rana, sir. AVSM, Ati Vishesh Sena Medal, Vishesh Seva Medal, illustrious career of 36 years and still going strong. Sir, it's an honor, it's a privilege. Thank you for coming on the show, sir. Thank you, sir. Thank you, Navjot. It was pleasure speaking to you and I think you're doing a human service। जिस तरीके से आप एक खास करके यूथ को प्रोत्साहन देने का जो काम कर रहे हैं, मेरी आपकी जो दिल में जज्बा है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और आप अच्छा काम करते रहिए, आपको मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you, जय sir. हिंद। Thank you, sir. It's an honor and privilege, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir.